हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल पर। तो ये जो हमारी HPAS अलाइड और NT की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, उसमें आज आपकी इंग्लिश की क्लास है और इस इंग्लिश की क्लास में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से अक्सर हमें बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आपका HPAS मेंस हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम NT का हो, चाहे वो अलाइड का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ भी इस टॉपिक को लेकर करते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपके उस टॉपिक को लेकर कुछ बेसिक्स क्लियर करूँगा, ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप उन क्वेश्चंस को विद क्लैरिटी जो है वो उनको अचीव कर पाएँ। बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स की हमारे पास होनी चाहिए और मैक्सिमम मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं रखते हैं। मतलब क्या है इसका, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कन्फ्यूजन जो है हमारे बीच में क्रिएट करके रखता है। तो स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस सेशन से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ आर्टिकल्स। अब आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल्स तो सर हम कर लेते हैं, बिल्कुल आप लोग कर लेते होंगे आर्टिकल्स, लेकिन यहाँ पर जिन आर्टिकल्स को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हो सकता है आपने उन आर्टिकल्स को उस तरह से या उस विजन से ना पढ़ा हो। क्लियर? तो शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए, मैक्सिमम टाइम हमें जो क्वेश्चन है आर्टिकल से वो ब्लैंक्स फॉर्म में देखने मिलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपका टास्क रहता है उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको एंड द या नन ऑफ द अबव कुछ ऐसे करके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। क्लियर? तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो भी उनका ट्रेडिशनल मेथड है या जिस तरह से उन्होंने बचपन में सीखा, पढ़ा, जाना आर्टिकल्स को, उसी हिसाब से उन क्वेश्चंस को कर कर आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब गेस वर्क भी खेल कर आते हैं कि बोलकर कैसा अच्छा लग रहा है, कौन सा ऑप्शन बोलकर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो इन चीज़ों को समझेंगे आज। तो आज मैं आप लोगों के साथ आर्टिकल्स के जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करूंगा और उन बेसिक्स पे आप क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, उन बेसिक्स का यूज़ करके क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, वो मैं आज के सेशन में आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जो है वो डिटरमाइन करके रखनी होगी कि इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको इस सेशन का भरपूर फ़ायदा मिल सके, आप पूरा फ़ायदा इस सेशन का उठा सकें। क्लियर? तो आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ डिटर्मिनर्स, है ना। आर्टिकल जो है, आर्टिकल डिटर्मिनर्स का एक पार्ट होते हैं। डिटर्मिनर्स में अलग अलग हमारी तरह के आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे क्वांटिफायर है, आर्टिकल डिटर्मिनर्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक, अलग अलग तरह के हमारे जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनमें से आर्टिकल भी इसका एक पार्ट है। और आर्टिकल जो हैं, ठीक है, ये तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, अ एंड द। तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, अ एंड द, जो कि ये शायद आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। अब इसमें जो अ एंड द है, इनको हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया। एक जो कैटेगरी है इसकी है वो है डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। मतलब जो आर्टिकल्स हैं उनको हमने टू डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम क्या समझेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो अ या एन, दोनों में से एक है। ठीक, इसको भी हम इनडेफिनेट कहते हैं और इसको भी इनडेफिनेट कहते हैं। और ये जो है द आपका, ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो ऐसे हमने कैटेगराइज कर दिया डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक, इनको हम एक और नाम से जानते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको हम स्पेसिफिक आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसको हम इन स्पेसिफिक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात सबसे बड़ी जो हमें समझनी है वो समझनी है इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आप एक बात समझ के चलेंगे कि जो आर्टिकल्स हैं, देखिए इतनी बात हमने समझ ली कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं। अब दूसरी बात हमें समझनी है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ इसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर यूज़ की बात की जाए तो सबसे पहली बात, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, बिफोर नाउन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही यूज़ होते हैं, क्योंकि देखिए डिटर्मिनर्स हैं ये। तो डिटर्मिनर्स जो है ये एक ऐसा पार्ट है
जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही यूज़ किया जाता है, बाकी किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इसको यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहली बात है कि ये नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हमेशा नाउन से पहले या फिर किसी नाउन फ्रेज से पहले लिखा जाता है, या तो नाउन से पहले या फिर किसी नाउन फ्रेज से पहले इसको लिखा जाता है। क्लियर? अब नाउन या नाउन फ्रेज, अब नाउन फ्रेज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि नाउन फ्रेज का मतलब होता है कि जब भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, जब भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, एक्ट्स एज अ नाउन, एक्ट्स एज अ नाउन, जब भी एक वर्ड ना होकर एक से ज़्यादा वर्ड किसी नाउन का काम कर रहे हैं तो उसको हम नाउन फ्रेज बोल देते हैं। ठीक, फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, तो नाउन फ्रेज का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जो क्या है, नाउन है, उसको कह देंगे नाउन फ्रेज। तो आर्टिकल्स जो हैं वो या तो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ किया जाता है, दोनों एक ही बात है। ठीक, अगर कोई एक वर्ड है तो वो नाउन होगा, अगर एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर नाउन बन रहे हैं तो उसको नाउन फ्रेज कह दिया जाएगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो नाउन है वो किस तरह का होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो नाउन किसी भी तरह का हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक, नाउन किसी भी तरह का हो सकता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। लेकिन क्या सभी आर्टिकल काउंटेबल अनकाउंटेबल कहीं भी फिट हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होंगी, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होंगी कि जो काउंटेबल नाउन है उनके पहले कौन से आर्टिकल्स आएंगे और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले कौन से आर्टिकल्स आएंगे। क्लियर? तो चलिए इस बात को समझते हैं कि अगर हम बात करें अ और एन की, तो अ और एन को थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझते हैं कि अ और एन है क्या। तो देखिए, अ और एन को इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में इसको वीकर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, किसकी वीकर फॉर्म होगी? ये वन की वीकर फॉर्म होगी। इसका क्या मतलब हुआ जी, वन की वीकर फॉर्म? वन की वीकर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मैं वन नहीं लिखना चाहता, जहाँ पर मैं वन नहीं लिखना चाहता वहाँ पर मैं अ या एन का यूज़ कर लेता हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं से यहाँ पर लिख दूँ कि ही इज़ वन बॉय, ही इज़ वन बॉय। क्लियर? तो ये लिखना थोड़ा सा क्या बन जाएगा आपका, एब्सर्ड बन जाएगा। ये जो हमारा डेकोरम है सेंटेंस का उसको बिगाड़ देगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह के ही इज़ वन बॉय ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं, ही इज़ अ बॉय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ही इज़ अ बॉय। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अ और एन जो है इसको कहा जाता है वीकर फॉर्म किसकी, वन की। मतलब जहाँ पर हम वन नहीं लिखना चाहते उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अ या एन यूज़ कर लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अ और एन जो है इनका यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अ और एन जो है ये यूज़ किया जाएगा बिफोर नाउन, लेकिन कौन सा नाउन? बिफोर काउंटेबल नाउन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या कि जो अ या एन है ये वीकर फॉर्म किसकी है, ये वन की है। तो वन जो है इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। वन अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसे नाउन से पहले ये लगाना होगा जो नाउन काउंटेबल है। अब बहुत से स्टूडेंट जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस नहीं जानते। वो ये कहते हैं कि सर काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम गिन सकें और अनकाउंटेबल वो है जिसको हम ना गिन सके। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। क्लियर? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस सबसे पहले हम जान लेंगे कि जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन किसको कहा जाता है? ऐसा नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए या वाइस वर्सा। क्लियर? मतलब कोई भी ऐसा नाउन जो एक वचन से बहुवचन जाए, मतलब सिंगुलर से प्लूरल हो सके, उसको कहा जाता है काउंटेबल। और जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल ना हो सके उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहा जाएगा उसको? अनकाउंटेबल नाउन। इस बात को ध्यान से सुन लेंगे सारे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मिल्क, क्या लिख दिया मैंने? मिल्क। अब मैं मिल्क को अगर प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ कि मिल्क्स, तो इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में नहीं जा रहा है। अगर ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में नहीं जा रहा है तो ये नाउन की कैटेगरी कौन सी होगी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्लियर?
लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, मैक्सिमम स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि बेटा ये स्टार जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो उनका कहना होता है सर अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि सर हम गिन ही नहीं सकते कितने ज़्यादा स्टार्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको टेक्निकली देखूँ कि स्टार की प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है स्टार्स, तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल है, स्टार की प्लूरल फॉर्म स्टार्स हो सकती है। तो वो ही नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो सकता है जो काउंटेबल है। ठीक, तो ये जो स्टार है ये काउंटेबल नाउन है। बच्चे क्या बोलते हैं इसको? अनकाउंटेबल। लेकिन इसको अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, आप इसको काउंटलेस जरूर कह सकते हो, ठीक, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, क्योंकि हम कुछ स्टार्स तो गिन ही सकते हैं। हम ऐसे तो काउंटिंग तो कर सकते हैं ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ये काउंटिंग तो हम कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक हम एग्जाम में गेस वर्क ही खेलते रहेंगे, अक्कड़ बक्कड़ में वही करते रहेंगे, और इसी वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत भी होते हैं। ठीक, तो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, इनको हमें अच्छे से समझना होता है। हालांकि ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन उस क्लैरिटी के साथ आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिस वजह से आप एग्जाम में गलतियाँ भी कर देते हो। ठीक, तो यहाँ फिर से हम उस पॉइंट पर चलते हैं कि जो आ और एन है वो कहाँ यूज़ किया जाएगा? वो यूज़ किया जाएगा बिफोर, क्या लिखा है मैंने? काउंटेबल नाउन। ठीक, बिफोर काउंटेबल नाउन। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? वो काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि हम इसे प्लूरल से पहले यूज़ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो वन है, तो वन का मतलब क्या है? सिंगुलर है। अगर वन का मतलब सिंगुलर है तो यहाँ से हम एक बात सीख गए कि आ और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये कहाँ यूज़ किया जाएगा? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब नाउन काउंटेबल तो होगा ही, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डैश बॉयज़, मान लीजिए मैंने लिख दिया डैश बॉयज़, और यहाँ पर लिखा मैंने डैश बॉय। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आ बॉय होगा या आ बॉयज़ होगा, आप बड़ी आसानी से आंसर दे देंगे कि सर आ बॉय होगा, आ बॉयज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये काउंटेबल तो है बॉयज़, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। क्लियर? और आ या एन जो है उसका मतलब ही क्या है? वन है, तो वो काउंटेबल नाउन आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ बॉय। क्लियर? तो ये चीज़ें हम समझ के चलेंगे। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझ ली कि आ, एन और द क्या है आपका? स्पेसिफिक आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। आ या एन क्या है आपका? इंडेफिनेट यानी कि इनस्पेसिफिक आर्टिकल। तो बात करते हैं अगर हम द की, तो द जो है क्या उसका यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं? तो यहाँ से सिंपल सी बात आप लोग ये समझेंगे कि जो द है, ठीक, ये जो है ये किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है। ये काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है, ये प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकता है, किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि वो जो आपका नाउन है वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए। और स्पेसिफिक का मतलब है यानी कि पर्टिकुलराइज होना चाहिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर या पर्टिकुलराइज्ड जो आपका नाउन है उससे पहले ही हम द लगाएंगे। इसको आगे चल के डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि जो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं, आ और एन। तो आ और एन में भी एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो आपको समझना होगा कि इनको साउंड्स के बेस पे इनको हमने क्या करा है? कैटेगराइज करा है। आ जो है ये हमेशा कहाँ यूज़ किया जाएगा? ये यूज़ किया जाता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, कहाँ? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर हम बात करें एन की, तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है आपका बिफोर वॉल साउंड्स। ठीक, बिफोर वॉल साउंड्स। अब आप कहोगे सर हमें इतनी बात तो पहले से ही पता है। बहुत अच्छी बात है, बात पता है तो फटाफट से मुझे बताएं आप कि टोटल नंबर ऑफ वॉल साउंड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वॉल साउंड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? चलिए जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वॉल साउंड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं। तो आंसर आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपने आंसर दिया है ए ई आई ओ यू। आपने कहा कि सर 5 तरह के होते हैं क्या? वॉल साउंड्स। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वॉल साउंड्स की, तो वो 20 होते हैं। इसका मतलब है ए ई आई ओ यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ए ई आई ओ यू जो है वो आपके वॉल साउंड्स नहीं होते हैं, वॉल साउंड्स आपके 20 होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो वो भी फटाफट से मुझे बताएं। हाँ जी, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स? हाँ जी, बिल्कुल गलत आंसर। आपने आंसर दिया 6, जो कि क्या है? गलत है। ठीक, आपने क्या करा? आपने 26 में से 20 को माइनस करा और
आपने आंसर दे दिया मुझे क्या 6, कि अगर 20 वॉल साउंड्स है तो 6 ही कॉन्सोनेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो क्या है आपके 24। ठीक, अब यहाँ पर आप एडिशन भी कर रहे हो कि 20 + 24 जो है वो क्या बन गए आपके 20 + 24 क्या बन गए आपके 20 + 24 आपके 44 बन गए, जो कि क्या है गलत है जी, है ना। नहीं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साउंड्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ साउंड्स जो हैं वो 44 ही होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि टोटल नंबर ऑफ साउंड्स हमारे 44 ही हैं। ठीक, अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये वॉल साउंड्स क्या हैं जी। ये तो अब आपको थोड़ा सा ऐसा हो रहा होगा कि ये कौन सी बात बोल दी, ये तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है ना। कि या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या तो फिर आपने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने ये चीज़ें आज से पहले नहीं पढ़ी हैं। क्लियर? तो चलिए, इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको आगे लेकर जाएगी कि वॉल साउंड्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, कि वॉल साउंड्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। ठीक, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू पढ़ें तो देखिए, वॉल साउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर समझे कि जो मैंने लिखा हुआ है कि वॉल साउंड्स क्या हैं। वॉल साउंड्स यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि द साउंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। इस चीज़ को ध्यान में रखें, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ये फ्रेज एक लिखा हुआ है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है? विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, और द साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपकी समझ में यहाँ तक बात नहीं आई होगी कि ये कौन सी बात की जा रही है कि विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है, विद ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो इसको कुछ ज़्यादा आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये। विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन और विद ऑब्स्ट्रक्शन में सिंपल सा एक डिफरेंस है। देखिए, हमारे जो आर्टिकुलेशन ऑर्गन्स होते हैं आप उनको पहले समझेंगे। ठीक, जो हमारे आर्टिकुलेशन ऑर्गन्स हैं पहले आप इनको समझें एक बार। ठीक, और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। आर्टिकुलेशन ऑर्गन्स का मतलब क्या है? जिससे हम शब्दों का, वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं। ठीक, मतलब जो ऐसे हमारे ऑर्गन्स, ठीक, जिनसे हम क्या करते हैं, हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्टिकुलेशन ऑर्गन में सबसे पहले आप समझेंगे कि हमारे क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, ठीक, टंग है, टीथ है। लिप्स है, टंग है, टीथ है, ये बेसिक ऑर्गन्स है। इनके साथ साथ हमारे कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, जैसे हमारे सॉफ्ट पैलेटल है, हार्ड पैलेटल है, रिज है। ठीक, ये भी हमारे कुछ होते हैं, लेकिन अभी बेसिक ऑर्गन से ही हम इस बात को समझ लेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, लिप्स, टंग और टीथ, ये ही हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन जो है क्रिएट करते हैं किसी साउंड को बनने में। ठीक है, यही किसी साउंड को ऑब्स्ट्रक्ट करके साउंड को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने कहूँ, मैंने कहा ब, अब ब जो है ये किसकी सहायता से ये साउंड बनाया जा रहा है? ये साउंड बनाया जा रहा है लिप्स की सहायता से। ब जो साउंड है ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? लिप्स की सहायता से। मतलब जब हमने अपने दोनों लिप्स जो हैं, ठीक, जब हमने अपने दोनों लिप्स जो हैं, ठीक है, इनको हमने क्या करा? जोड़ दिया। इनको हमने क्या करा? जोड़ दिया। तो क्या आपका साउंड बन गया? तो आपका साउंड बन गया ब। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे किसने करा? लिप्स ने करा। फिर मैंने कहा ट, ट, तो यहाँ पे हमने अपनी टंग को कहाँ रखा? हार्ड पैलेटल पे रखा, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद है टीथ, मैंने कहा ज, 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 दोनों टीथ को मैंने जोड़ा, तो ये भी क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो यहाँ से सिंपल सी बात आप ये समझेंगे कि जब भी कोई साउंड या तो लिप्स की मदद से, या तो टंग की मदद से, या तो टीथ की मदद से बनाया जाए, ठीक, जब भी कोई साउंड या तो लिप्स की मदद से, या टंग की मदद से, या टीथ की मदद से बनाया जाए, तो उस साउंड को कहा जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब द साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन, द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन जो है उनको क्या कहा जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड जो तंग कर रहा था, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा, है ना। अब आपको इसको लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी कि ऑब्स्ट्रक्शन की क्या मैं बात कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है। क्लियर? तो यहाँ से आप समझेंगे कि कोई भी ऐसा साउंड जो इनकी मदद से बनाया जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है
कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहा जाएगा उसको? कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाएगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद फिर बात करते हैं वॉल साउंड की। तो वॉल साउंड में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा साउंड जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी ऐसा साउंड जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्या कह दिया जाता है? उसको कह दिया जाता है वॉल साउंड, है ना। कोई भी ऐसा साउंड जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्या कह दिया जाता है? वॉल साउंड कह दिया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा साउंड जो ओपन माउथ, ठीक, या फिर विद ओपन माउथ, कोई भी ऐसा साउंड जो क्या है? विद ओपन माउथ प्रोड्यूस किया जाए, विद ओपन माउथ प्रोड्यूस किया जाए, उसको कहा जाता है क्या? वॉल साउंड्स। मतलब खुले मुंह से निकलने वाले जो स्वर हैं, खुले मुंह से निकलने वाले जो स्वर हैं उनको क्या कह दिया जाएगा? उनको कह दिया जाएगा वॉल साउंड्स। और ऐसे स्वर या फिर ऐसे साउंड्स, ठीक है, जिनको प्रोड्यूस करने में हमें मदद लेनी पड़ती है लिप्स की, टंग की या टीथ की, या फिर और भी हमारे ऑर्गन्स है जैसे हार्ड पैलेटल है, सॉफ्ट पैलेटल है, रिज है, इनकी जब हम मदद लेंगे तो उसको क्या कह दिया जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड कह दिया जाएगा। ठीक। अब जैसे मैंने कहा अ, ए, ओ, ई, ये सारे कैसे साउंड है? जो ओपन माउथ आ रहे हैं, जिनमें हम ना ही कोई लिप्स की मूवमेंट कर रहे हैं, ना ही हम टंग की मूवमेंट कर रहे हैं, ना ही टीथ की, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये साउंड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक। तो इनको क्या कह दिया जाएगा? इनको कह दिया जाएगा वॉल साउंड्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपकी काफ़ी समस्या जो है वो हल हो गई है। यानी कि जब भी हमारा मुंह खुलेगा, जब भी हमारा मुंह खुलेगा, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वॉवल साउंड। क्या हो जाएगा? वॉवल साउंड। ठीक। और जब भी हमारे टंग का यूज़ होगा, ठीक, जब भी हमारे टीथ का यूज़ होगा, ठीक, जब भी हमारे टंग, टीथ या फिर लिप्स का यूज़ होगा, ठीक, तो उसको क्या कह दिया जाएगा? उसको कह दिया जाएगा क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, क्या कह दिया जाएगा उसको? कॉन्सोनेंट साउंड। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। ठीक। वॉल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक। अब आपको क्या करना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ कि जो आपकी कन्फ्यूजन हमने स्टार्टिंग में जो कन्फ्यूजन आई है कि 20 और 24 वाली, तो उसको देखिए ऐसे समझिए कि जो भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी क्या है इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक, एक हमने कैटेगरी रखी वोवल और दूसरी हमने कैटेगरी रखी कॉन्सोनेंट। एक हमने कैटेगरी रखी वॉल और दूसरी हमने कैटेगरी रखी कॉन्सोनेंट। ठीक, अब इनमें भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, वॉल में भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। वॉल भी 2 तरह के होते हैं, वॉल लेटर्स भी होते हैं और वॉल साउंड्स भी होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, वॉल लेटर्स भी होते हैं और वॉल साउंड्स भी होते हैं। ऐसे ही कॉन्सोनेंट की भी अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट भी लेटर्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं। ठीक, अगर हम वॉल लेटर्स की बात करें तो वॉल लेटर्स जो हैं वो 5 हैं आपके। वॉल लेटर्स की अगर बात की जाए तो वो 5 हैं। अगर साउंड्स की बात की जाए, वॉल साउंड्स की अगर बात की जाए तो वो कितने हैं? वो 20 हैं। ये डिफरेंस है आपका। ठीक, ये लेटर्स हैं जो आप 5 कह रहे थे, ए ई आई ओ यू, और मैं आपसे पूछ रहा था साउंड्स। तो साउंड्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, 5 लेटर से 20 साउंड्स बनते हैं। ठीक, अब कॉन्सोनेंट लेटर्स की अगर बात की जाए तो वो 21 है और अगर साउंड्स की बात की जाए तो वो 24 है। इस बात को समझेंगे। ठीक, ये 21 है और ये क्या है 24 है, ये 5 है और ये क्या है 20 है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक वॉल है और एक क्या है कॉन्सोनेंट है। एक वॉल है और एक क्या है कॉन्सोनेंट है। और फिर लेटर्स एंड साउंड्स में हमने इन्हें कैटेगराइज करा है। लेटर्स जो है वो 5 हैं और यहाँ पर लेटर्स जो है वो 21 है, यानी कि वॉल लेटर्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 है। कुल मिला के जो लेटर्स हैं हमारे, टोटल जो लेटर्स हैं वो है 26। और कुल मिला के अगर हम साउंड्स की बात करें तो जो साउंड्स हैं वो हैं आपके कितने? वो हैं 44। ठीक, 20 + 24। अब इनकी भी आगे कैटेगरीज हैं। अगर हम साउंड्स को आगे देखें तो ये भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। इनको कहते हैं हम मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स। ठीक, मोनोथॉन्ग्स हैं, फिर दूसरा क्या है
डिप्थोंग्स है, मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स। और इस पे भी आगे अगर हम बात करें तो ये बायलेबियल है, लेबियोडेंटल है, यूवुलर है, ठीक है, पैलेटल है, बहुत से ऐसे साउंड्स हैं जो आगे आगे हम समझ सकते हैं, लेकिन उतनी डिटेल में इस वीडियो में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को समझने की। फिलहाल हमें अपने क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं एग्ज़ाम में जाकर, ठीक। लेकिन कभी अगर मौका लगा तो आपको इसको भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा कि कैसे आपने इन चीज़ों को कवर अप करना है, क्लियर, कैसे इन चीज़ों को समझना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक। लेकिन अभी उतनी डिटेल में जाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इस करके हम डिटेल में जाएंगे भी नहीं, क्लियर। तो यहाँ से हमने समझ लिया क्या कि कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड्स, दो चीज़ें हमने समझ ली, कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड्स, ठीक। अब हमें करना क्या होता है, आप एक चीज़ समझेंगे कि जब भी हम किसी वर्ड से पहले यानी कि किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले अगर हम कोई आर्टिकल लगाते हैं, और स्पेशली अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, आ या एन की, इन दोनों की, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि वो जो भी वर्ड है या जो भी फ्रेज है आपका, ठीक है, उसको हम प्रोनाउंस करके देखेंगे और उसकी प्रोनंसिएशन में जो इनिशियल साउंड होगा, इनिशियल साउंड का मतलब क्या है, जहाँ से आपका साउंड शुरू हो रहा है, ठीक। इनिशियल साउंड का मतलब क्या है, जहाँ से आपका साउंड शुरू हो रहा है वहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे या वहाँ से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। क्योंकि बाकी कोई भी साउंड आता रहे उसके बाद हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है किससे, कि जो आपका इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, क्लियर, कौन सा है, या कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, इस चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूँ और इन दोनों वर्ड्स में, ठीक, इन दोनों वर्ड्स में हमारे जो पहले लेटर्स हैं वो सेम है, दोनों वर्ड्स में जो पहले लेटर्स हैं वो सेम है, लेकिन दोनों के आगे आर्टिकल्स डिफरेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, दोनों के इनिशियल साउंड डिफरेंट है। अब इनिशियल साउंड को अगर हम थोड़ी सी और आसानी से समझने की कोशिश करें तो इनिशियल साउंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे अगर मैं कहता हूँ स्कूल, मैंने कहा स्कूल, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, साउंड आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, साउंड हमारा स्टार्ट हुआ स, और स जो साउंड है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हम समझ चुके थे कि जिसमें लिप्स, टंग और टीथ का यूज़ किया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन। उसको क्या कहा जाएगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाएगा, ठीक। और जब भी किसी जब भी किसी वर्ड या फिर किसी फ्रेज का फ्रेज की प्रोनाउंसिएशन को अगर हम कैच करें तो उसका इनिशियल साउंड हमें कैच करना है। और अगर हम इसको बोलकर देखते हैं तो पहला साउंड आ रहा है स, और यहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये साउंड ऑब्स्ट्रक्शन से शुरू हो रहा है तो ये डेफिनेटली कौन सा साउंड देगा हमें, ये देगा कॉन्सोनेंट साउंड। तो यानी कि ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, अ, क्या लगाते हैं हम, अ, तो अ स्कूल लिख देंगे। लेकिन अगर हम सेकंड वर्ड को देखें, तो सेकंड वर्ड में लिखा हुआ है SDU, तो हम अगर इसको शुरू करते हैं तो शुरू कैसे होता है, शुरू देखिए, एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक भी बताता हूँ कि आप लोग कैसे इस बात को समझ पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप इसको स्लो मोशन में बोल के देखेंगे, एक बार स्लो मोशन में बोल के देखेंगे, है ना, बोल के देखिए एक बार स्लो मोशन में कैसे बोलेंगे, SDO, ऐसे बोलेंगे एस। तो आपके स्टार्टिंग जो किससे हुई, वो ए फिर स, यानी कि जो पहला जो साउंड आया वो कौन सा आया, ए कैसा साउंड है, खुले मुंह से निकल रहा है, ओपन माउथ है, ठीक। अगर ये विद ओपन माउथ है, तो कौन सा साउंड होगा, अभी हमने पढ़ा था वॉल साउंड होगा। अगर ये वॉल साउंड है तो क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। तो यही समस्या है जो स्टूडेंट्स के बीच में रहती है। जैसे मैंने कहा डैश, डैश मिनिस्टर, और फिर मैंने कहा डैश MLA। अब दोनों में देखिए वर्ड सेम है, हमारे दोनों में वर्ड क्या है, सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूँ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर में सबसे पहले क्या आ रहा है, म, यानी कि लिप्स की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। अगर लिप्स की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमें अ लगाना है। और अगर मैं बोलता हूँ MLA, तो MLA में सबसे पहले क्या आ रहा है, ए, फिर क्या आ रहा है, म,
ए म, क्या आ रहा है, ए म। तो ए के बाद क्या है, म, यानी कि ए जो है वो ओपन माउथ है। ए क्या है, ओपन माउथ है। अगर ये ओपन माउथ है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको क्या मान लेंगे, हम वॉल साउंड मान लेंगे। अगर वॉल साउंड है तो क्या हो जाएगा, एन एम एल। हरी बात समझ में, ठीक। जैसे मैंने कहा डैश डैश SBI ब्रांच। अब ये पूरा फ्रेज है हमारे पास SBI ब्रांच, लेकिन इस फ्रेज की प्रोनाउंसिएशन में जो स्टार्टिंग है, जो इनिशियल साउंड है वो क्या आ रहा है। तो अगर हम इसके इनिशियल साउंड को देखें तो इसका इनिशियल साउंड है एस, यानी कि ए आ रहा है। ए जो है वो विद ओपन माउथ है। अगर ये विद ओपन माउथ है तो ये क्या बन जाएगा, अगर ये विद ओपन माउथ है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वॉल साउंड। और यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, एन लिख देना है। क्लियर, क्या लिख देना है हमें, एन लिख देना है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, कि यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रिक, ठीक, मैंने लिख दिया स्ट्रिक। तो अब ये स्ट्रिक लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला साउंड क्या आ रहा है, स। कौन सा साउंड आ रहा है, स। तो स्ट्रिक में सबसे पहले स आया। अगर स आया तो इसको क्या कर देंगे, आ कर देंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट साउंड बन जाएगा, है ना। तो यही समस्या है जो हम समझ नहीं पाते। जैसे आप बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक, जैसे हम यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्यों लिखा जाता है, सॉरी, यूनिवर्सिटी के साथ आ क्यों लिखा जाता है, और अम्ब्रेला के साथ एन क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी अगर आप बोले यू तो आपकी जो टंग है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ जाएगा, ठीक। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, अम्ब्रेला, तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, आ विद ओपन माउथ। अगर ओपन माउथ है तो वॉल साउंड है। अगर वॉल साउंड है तो एन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर, इस बात को समझिए ध्यान से। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का, इसी पे बेस्ड हमारे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और हम गलतियां कर देते हैं, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ही इज डैश डैश वन आइड बॉय, ठीक। यहां पर हमने लिख दिया ही इज डैश वन आइड बॉय। तो यहां पर ये पूरा क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि ये पूरा वन आइड बॉय जो है ये पूरा एक नाउन है, ठीक है, जो फ्रेजल फॉर्म में है, तो इसको नाउन फ्रेज बोल देंगे। अब इससे पहले हमें अ या एन मान लीजिए लगाना है, अ या एन हमें लगाना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या देखते हैं, ओ लगा हुआ तो एन लगा के, ही इज एन वन आइड बॉय। लेकिन आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए ना, प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, व न। तो पहले क्या है, व में क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये आ हो जाएगा, ही इज अ वन आइड बॉय, ही इज अ वन आइड बॉय। क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम एग्जाम में कर आते हैं पता ना होने के कारण, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन जो है पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आर्टिकल्स के बेसिक्स क्या हैं। और ये आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक। आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिला या ना मिला, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ठीक, ताकि हम खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम्स में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उनको पढ़ा पाएँ। क्लियर। तो ये थे हमारे बेसिक्स आर्टिकल्स को लेकर। अभी हमने द की कोई बात नहीं की है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम द को डिटेल में पढ़ेंगे कि द के क्या क्या यूज़ है। बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस जो है उनको हम प्रिसाइजली पढ़ लेंगे कि कौन कौन से हैं और जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ। तो एक बार अगली वीडियो जो है, अच्छा एक चीज़ और करेंगे, ये जो भी हमने पढ़ा है इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, आपके काम आएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नोट्स जब हम बनाते हैं तो हम साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे होते हैं, तो आपकी दो काम हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगी और आपके फ्यूचर में भी ये काम आएंगे, ठीक। और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी या नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसके भी नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि ये आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहे। क्लियर। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, लाइक करना है और साथ में शेयर भी कर दें ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन बटन ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।